So hello everyone, welcome to my channel. So basically this is a practice set and practice session from both calculus and linear algebra, that is मैट्रिक्स रैंक का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, कैलकुलस का क्वेश्चन है एंड वेक्टर स्पेस का भी क्वेश्चन है, बेसिस डायमेंशन वगैरह, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। तो एंड एक बहुत बेहतरीन चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो ये क्वेश्चन पिक करते हुए एंड उनको सॉल्व करते हुए जो मुझे नोटिस हुआ। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम YMCA यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, उनका क्वेश्चन है ये 2023-24 का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन है। तो सिलेबस एब्सोल्युटली सेम है सभी का, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा कम ज़्यादा है। तो ये मैंने नोटिस किया कि इसमें दो तरीके, एक तो बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल, दूसरा थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझे देखने को मिला, जो कि जिनका सॉल्यूशन एब्सोल्युटली इजी है, तुम बच्चों को आराम से पता है सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए होगा, क्योंकि बच्चे जो है वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट नहीं पढ़ते, लेकिन इनको सॉल्व करने में थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए होगा। तो बहुत एक बेहतरीन मुझे ये सेट ऑफ पेपर मुझे मिला क्वेश्चंस का, और जिनको सॉल्व करते हुए मुझे भी मज़ा आया, और आई होप जिन बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा अभी तक, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। तो लाइव सेशंस मैं उतना करा नहीं पाया, मतलब जितना भी है उतना है, बाकी मैं इसी तरीके से रिकॉर्डेड और भी प्रैक्टिस सेशंस में डालने का कोशिश करूँगा, जहाँ पे डिफरेंट जगह से मैं क्वेश्चंस पिक करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड ब्रॉड क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब जो क्वेश्चंस है उन लोगों के पेपर में 1.5 मार्क्स का ये जो देखने को मिला मुझे, है ना, डेढ़, मतलब ग्रुप ए पार्ट ए में जो आता है ये क्वेश्चंस, तो हम लोग को ये ग्रुप ए में दिख सकता है डेफिनेटली फॉर 1 मार्क्स। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, एंड एज यू कैन सी एक लिमिट का क्वेश्चन है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, राइट। तो क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x माइनस tan x। ये क्वेश्चन मकआउट में भी पहले आ चुका है। एनीवेज तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे π/2 पुट कर दूँ यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखो दोनों ही जो है sec π/2, sec π/2 मतलब 1/cos π/2, 1/cos π मतलब 1/0, मतलब ये बेसिकली इन्फिनिटी है, माइनस tan π/2 भी इन्फिनिटी है। सो बेसिकली ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म ही है। नाउ तो इसको एल हॉस्पिटल दैट इज लॉपिटल यूज करने के लिए जो हमें पहले करना है, दैट इज इसको 0/0 मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके जाना है, या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो वो करने के लिए जो सबसे इजी रहेगा हम लोगों के लिए, दैट इज पहले मैं लिमिट x टेंड्स टू π/2 मैंने लिख दिया, sec x को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x, माइनस tan x को लिख सकते हैं हम लोग sin x by cos x, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू π/2। अच्छा, फिर से हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले सकते हैं, और अगर ले तो नीचे हो गया cos x एंड ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, सही है। और अगर अभी इस सिचुएशन में अगर x इक्वल्स टू π/2 पुट करके देखोगे, तो देखो क्या सिनेरियो ये बन रहा है, ऊपर और नीचे वैल्यू क्या आ रहा है, sin π/2 मतलब 1, सो 1 माइनस 1 ऊपर हो गया 0 एंड cos π/2 का वैल्यू भी 0 है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 में आ चुका है। सो नाउ वी कैन यूज लॉपिटल रूल। सो बाय यूजिंग लॉपिटल रूल हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल या फिर लॉपिटल यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, क्वेश्चन 1 मार्क का हो, 1.5 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, 7, 10, 8, 100 मार्क्स का हो, जहां पर भी लॉपिटल यूज करोगे वहां पर लिखना है, मेंशन करना है बाय यूजिंग लॉपिटल रूल करके, जिस स्टेप में यूज करोगे, जितने बार यूज करोगे उतनी बार लिखना है। सो लिमिट x टेंड्स टू π/2, तो लॉपिटल में क्या होता है, ऊपर जो फंक्शन है उसको ऊपर उसको डिफरेंशिएशन करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है, मतलब ये जो 1 माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर में है, इसको हमें न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव करना है, एंड ये जो cos x डिनोमिनेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में ही हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अगर ये हम लोग करें तो हमें क्या मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू, तो 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा cos x डिवाइडेड बाय cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर और नीचे, बहुत बढ़िया। अब फिर से x इक्वल्स टू π/2 पुट करके देखते हैं, तो cos π/2 का वैल्यू कितना होता है, cos π/2 का वैल्यू होता है
0 एंड साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1 एंड 0 को हम लोग किसी से भी डिवाइड करें, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग, उसका वैल्यू 0 ही होता है. सो माय फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0 ओनली. मतलब इतना मगजमारी ये सब कुछ क्या पाने के लिए, नथिंग, बट दैट इज 0. हालांकि 0 इज डेफिनेटली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन क्या है, डिफाइन बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस. बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बेसिकली बेसिस का डेफिनेशन लिखना है एंड देन डायमेंशन का डेफिनेशन लिखना है. तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेट V बी अ वेक्टर स्पेस, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड R. हो गया. लेट S equals to alpha 1, alpha 2 dot 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 up to alpha n be a set of vectors of V such that S is linearly independent and spans V. Then S is called a basis of V. ये हो गया बेसिस का डायमेंशन. अब हमें लिखना है बेसिस का डेफिनेशन. अब हमें लिखना है डायमेंशन का डेफिनेशन. ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे चला जाता. ओके, सो इसके नीचे हम लोग लिखते हैं डायमेंशन का डेफिनेशन. तो डायमेंशन का डेफिनेशन इज सेइंग number of vectors present in the basis set is called dimension of V. हमेशा वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होता है या फिर किसी सब स्पेस का अगर बेसिस निकालने बोलेगा तो सब स्पेस का बेसिस होता है. कभी भी मतलब बेसिस जो है वो हमेशा आइदर वेक्टर स्पेस का होगा या फिर किसी सब स्पेस का होगा जिसका बेसिस निकालने के लिए बोलेगा. सो दिस इज द डेफिनेशन. बेसिस सेट में नंबर ऑफ वेक्टर्स, जितना नंबर ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट है, जितने वेक्टर्स प्रेजेंट है उसी नंबर को ही हम लोग उस बेसिस का मतलब उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन बोलते हैं. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब सही बताएं. मैकआउट में जो फिलहाल मतलब कोविड के पहले मैकआउट में भी ऐसा अच्छा क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी कोविड के बाद से पता नहीं कि क्या मॉडरेशन का क्या हो गया अभी. तो ये 1 मार्क के लिए बिल्कुल देखो एकदम क्या बोलूँ, जेन्युइन प्रॉपर एकदम इसी तरीके का क्वेश्चन होना चाहिए. राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन होगा यहाँ पे. गामा वर्ड टाइप नहीं हुआ मेरा. बीटा एंड गामा फंक्शन एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अच्छा ये गामा वर्ड बाद में चला गया, वो सामने आएगा. ठीक है, ये जो 1.5 दिख रहा है ना, ये मतलब मार्क्स है. 1.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन का रहता है YMCA में, पार्ट ए का जो क्वेश्चन होता है उनमें. अच्छा, सो बीटा एंड गामा के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये तो ऑलरेडी मैंने बहुत बार इसको यूज़ भी किया है, क्वेश्चन भी सॉल्व किया है. सो बीटा mn इज इक्वल्स टू गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा ऑफ m प्लस n. ये याद रखना, बहुत ज़्यादा एक यूजफुल रिलेशन है 5 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी. और यहाँ पे m एंड n दोनों ही स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अच्छा, अब सेकंड पार्ट क्या है, हमें बीटा 2,3 का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है और इसी की मदद से ही निकालना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है. सो गामा 2 इंटू गामा 3 डिवाइडेड बाई गामा 2 प्लस 3. अब देखो गामा 2 का वैल्यू क्या होता है पता है, गामा n का वैल्यू होता है n-1 फैक्टोरियल. तो गामा 2 का वैल्यू क्या होगा, 2-1 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल. गामा 3 का वैल्यू क्या होगा, 3-1 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल. गामा 5 का वैल्यू क्या होगा, 4 फैक्टोरियल. तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमें क्लियरली यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1/4 इंटू 3 वी कैन से, राइट. सो 1/12 इज द करेक्ट आंसर. 1/12 इज द करेक्ट आंसर. डन हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या क्या प्यारा क्वेश्चन है, इतना इजी, हलवा येट प्यारा, इंपॉर्टेंट. डेफिनेशन लिखना है हमें किसका, रैंक का. अब बेटा रैंक वाला लेक्चर देखोगे जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसमें देखना कि बहुत तरीके से हम लोग रैंक को डिफाइन कर सकते हैं. कोई भी एक डेफिनेशन चलेगा इसमें, जो भी ठीक लगे तुम लोगों को. मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ
तुम लोग अपना अपना लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखना चाहूँगा कि डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, सो मैं लिखना चाहूँगा कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, द नंबर ऑफ, अच्छा शायद मैं 1/12 के बीच में आ गया था, तो मैं अपना मनहूस शक्ल लेके गायब हो जाता हूँ। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एक डेफिनेशन ये हो सकता है कि मैट्रिक्स में जो जितने भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज रहता है, दैट नंबर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, डेफिनेटली लिख सकते हो, दैट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज प्रेजेंट इन द एशेलॉन मैट्रिक्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स है उससे हम लोग जो उसका एशेलॉन मैट्रिक्स रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितना रहेगा, that number is called as the rank of the given matrix. Done. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सब 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग ब्रॉड क्वेश्चंस में चलेंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट, हमें चेक करना है। 3 वेक्टर्स गिवन है, ये एंड ये। दिस इज क्वेश्चन मार्क, मतलब कितना मार्क्स है इसमें, 1.5 वो है। तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, क्योंकि ये 1 मार्क या फिर 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। तो वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू, बहुत बार ये क्वेश्चंस मैंने करवाया है, तो रो में भी लिख सकते हो, जो भी 3 वेक्टर गिवन रहेगा रो में भी लिख सकते हो या फिर कलम में भी लिख सकते हो, सेम आंसर आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज का वैल्यू एंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम ही होता है। सो फिलहाल मैं कलम में लिख रहा हूँ 3 2 7 2 4 1 1 -2 6। फिर इसको एक्सपांड करना है। अच्छा, ये मैं तो होमवर्क के लिए दे ही सकता हूँ, बस मुझे इतना कंफर्म करना कमेंट में, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना प्यार से आराम से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सिर्फ मुझे इतना बताना, सुन लेना मेरा पॉइंट, दैट इज अगर इसका वैल्यू 0 आ रहा है तो हम लोग का आंसर बनेगा, ये जो वेक्टर्स है ये डिपेंडेंट है, और इसका वैल्यू अगर नॉन जीरो कुछ आ रहा है, मतलब 0 छोड़ के प्लस माइनस फ्रैक्शन इंटीजर कुछ भी वट आ रहा है, तो हम लोग का आंसर बन जाएगा ये जो है दैट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो तुम लोगों को मुझे सिर्फ कमेंट में ये कंफर्म करना है, ये वेरीफाई करना है कि वैल्यू क्या आ रहा है, 0 या नॉन जीरो। 0 ऐसा लिखना है कि सर 0 एंड डिपेंडेंट, या फिर लिखना है कि ऐसा वट एंड इंडिपेंडेंट, दैट्स इट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन कर्नेल ऑफ अ लीनियर मैपिंग। देखो कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन है और 1 मार्क क्वेश्चन, जो कि हालांकि हमें देखने को नहीं मिलता लेकिन इंपॉर्टेंट है। कर्नेल का डेफिनेशन लिखने बोला है, तो आ जाओ लिखते हैं कि लेट नहीं लिखना है, ऐसा लिखते हैं कि अच्छा लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेट टी सच दैट v to w बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LT लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर सॉरी linear mapping, then क्या हो गया पेन को, the set of vectors alpha of v for which t alpha equals to theta dashed, where theta dashed is the null vector of w. The set of vectors alpha of v for which t alpha is equals to theta dashed is called the kernel of v, which is denoted by
कार टी इज इक्वल्स टू अल्फा बिलोंग्स टू वी सच दैट टी अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा डैश्ड। तो इसका मतलब v का वो वेक्टर्स जो कि थीटा डैश में मैप हो रहा हो उनको लेके अगर मैं एक सेट बनाऊं, दैट सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल सेट। ऑलरेडी डिटेल में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द डेडिकेटेड लेक्चर ऑफ कार्डिनल फ्रॉम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइगन वैल्यू का क्वेश्चन है। तो बेसिकली फाइंड आउट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। अब जिन बच्चों को ट्रिक्स पता है, जो मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ इन मेनी, और एक यूट्यूब शॉर्ट में भी एक प्रॉपर्टी में मैंने ये डिस्कस किया था। ये जो प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग इसको एक चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा जिन्हें नहीं पता है वो इससे पहले इसका आइगन वैल्यूज निकालेगा, फिर उनको सम करेगा, उनका प्रोडक्ट करेगा, और जो बच्चा 200 IQ वाला बच्चा है वो प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर लेगा। क्योंकि हमें पता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या होता है, और किसी किसी बच्चे ने तो ऑलरेडी कर भी लिया होगा। सम ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या होता है इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब ट्रेस क्या होता है, ट्रेस मतलब सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इन डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो देखो कितना हो जा रहा है, 2 + 2 + 1 मतलब 5। तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज हो गया 5। अब प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, सर डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसको हमें एक्सपांड करके इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। कर लो विथ रेस्पेक्ट टू से फर्स्ट रो ही एक्सपांड कर देते हैं। क्या हो इसमें, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फिर, अच्छा यहाँ पे ये जगह चाहिए होगा, मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ। तो ये क्या होगा देखो, 2 × 2 - 0, फिर -3 × -4 -1, सही है, -4 -1। फिर उसके बाद -2 × -1, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये क्या होगा, -5 + 15 होगा, और ये होगा +2, कितना हो रहा है 21 हो रहा है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज हो रहा है 21। ज़रा बताना चैट में, मतलब कमेंट में ज़रा बताना कि ये एक्सपांशन डिटरमिनेंट का वैल्यू ठीक हुआ कि नहीं। आई होप ये कैलकुलेशन ठीक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। हो गया, डन। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रॉड क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट जो ये क्वेश्चन है, जो जिन बच्चों को पता है, मैंने देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के सिलेबस में बीटा गामा फंक्शन है उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ फिर इसको सॉल्व करते हैं। और पता तो चली गया होगा इसको हमें बीटा के फॉर्म से सॉल्व करना है, एंड टू बी प्रिसाइज बीटा mn का जो वो साइन कॉस वाला फॉर्म है, राइट, उसी फॉर्म से ही इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिर्फ अरेंज करना है और कुछ नहीं। तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो पहले तो मुझे एक 2 चाहिए फॉर्मूला में पुट करने के लिए, तो एक 1/2 से मल्टीप्लाई करके एक 2 मैं एडजस्ट करूंगा यहाँ पे। इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन टू द पावर। अब देखो ये जो 3 है क्वेश्चन में, साइन क्यूब x है, जो ये 3 है, इस 3 को मुझे 2m-1 के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। मतलब इस 3 को मुझे 2m-1 के फॉर्मेट में लिखना है। तो m का वैल्यू क्या लेना होगा फिर, m का वैल्यू 2 लेने से ये हो रहा है, तो 2 × 2 - 1 x cos का जो पावर है क्वेश्चन में, दैट इज 5/2। इस 5/2 को मुझे लिखना है 2n-1 के फॉर्म में। तो 2n-1 के फॉर्म में मुझे 5/2 को लिखना है। तो यहाँ से मुझे n मिल जाएगा। सो n क्या आ रहा है, 5/2 + 1 दैट इज 7/2। तो n बन रहा है 7/4। ये सब राफ वर्क होता है, इसको कर सकते हो आराम से राफ में, मतलब राइट साइड में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 ×
7/4 माइनस 1 एक्स डी एक्स। तो ये फॉर्मेट मेरा रेडी हो चुका है एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ बीटा फंक्शन तो ये हो जाएगा बीटा ऑफ 2,7/4, क्योंकि m का वैल्यू 2 है ना, एंड n का वैल्यू 7/4 है, एंड ये फॉर्मूला है बीटा mn का। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए गामा में कन्वर्ट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ गामा 2 इंटू गामा 7/4। अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा था और उसी फॉर्मूला को ही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सॉरी, 2 + 7/, अच्छा मैं इसका यहाँ से हट जाता हूँ, ये जगह चाहिए होगा। 2 + 7/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 एलसीएम जाएगा, सो 8 + 7 15/4। तो ये क्या बन रहा है, दैट इज 1/2 गामा 2 इंटू गामा 7/4 डिवाइडेड बाई गामा 15/4 इक्वल्स टू। अब देखो 15/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब इससे अभी आगे हमें पता है इसका कैलकुलेशन करने का टेक्निक, हमें पता है यहाँ पे कौन सा गामा का प्रॉपर्टी लगाना होता है, गामा n+1 का प्रॉपर्टी इसमें लगाना होता है n इंटू गामा n। जब भी गामा के अंदर ये जो नंबर है ये फ्रैक्शन में दिखे तब तुरंत समझ जाना होता है, ये नंबर जब भी फ्रैक्शन में दिखे तब तुरंत समझ जाना होता है इसको हमें ऐसे n+1 के फॉर्मेट में ही करना है। तो बाहर हाफ था, ऊपर था गामा 2, इसको हम लोग 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बाद में लिखेंगे। एंड ऊपर ये जो गामा 7/4 है इसको फिलहाल मैं कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न अभी कुछ देर बाद पता चलेगा। तो गामा 15/4 को मैं लिख सकता हूँ गामा 11/4 + 1, है ना। 15/4 को हम लोग लिख सकते हैं ना 11/4 + 1। देखो एलसीएम लेके ऐड करके देखो 15/4 ही बनेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू गामा 2 जिसका वैल्यू 1 है, बाद में मैं पुट करूँगा गामा 7/4, और यहाँ पे n+1 दिख रहा है ना, ये है n, 11/4 ही तो n है किसमें, इस फॉर्मूले में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n इंटू गामा n दैट इज 11/4 इंटू गामा ऑफ 11/4। अब देखो यहाँ पे अभी भी चलेगा, इसको हाफ इंटू गामा 2 गामा 7/4। सर ये जो 11/4 है एक तो है ये, दूसरा ये जो गामा ऑफ 11/4 है इसको फिर से मैं +1 करके लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको लिखूँ 7/4 + 1, अब शायद तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा किसी किसी बच्चे को कि सर ने क्यों गामा 7/4 को कुछ नहीं किया है, क्योंकि इस स्टेप में ये महाशय जो है ये कैंसिल होने वाले हैं, है ना। तो ये गामा 7/4 गामा 7/4, तो क्या बच रहा है यहाँ से देख लो, गामा 2 का वैल्यू तो होता है 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही होगा, सॉरी 4/11 4/7, एक 2 से कैंसिल आउट होगा। तो मेरा आंसर आ रहा है 8/77। ज़रा कमेंट सेक्शन में बच्चा पार्टी एक बार वेरीफाई करना ये आंसर सही है कि नहीं। आ जाओ फिर चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फिर से ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुका है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लिमिट का क्वेश्चन है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्वेश्चन है, लॉग लगा के इसको सॉल्व करेंगे। सो आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स कि जब भी एक्स का फंक्शन पावर में दिखे तब उसको लॉग लेके सॉल्व करना ही बेस्ट होता है। तो इसको भी हम लोग लॉग लेके सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। लेट a इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x होल टू द पावर 1/x। अब दोनों साइड लॉग लेंगे, log ऑफ a इज इक्वल्स टू log ऑफ सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x होल टू द पावर 1/x। अब log जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसलिए log जो है वो लिमिट के अंदर चला जाता है, नेक्स्ट स्टेप में वो ही जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ sin x बाई x
होल टू द पावर 1/x। अब लॉग का ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि पावर में जो रहता है वो लॉग के सामने आ जाता है। बेसिक लॉग का प्रॉपर्टी है लॉगरिथम का, एंड यू शुड नो दिस प्रॉपर्टी। तो आ गया ये लॉग के सामने, लॉग ऑफ साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो इसको मैं इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ कि log ऑफ साइन एक्स बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स, ये जो 1/x सामने मल्टीप्लाइड है इसको ऐसे ही मैं होल डिवाइडेड बाई एक्स करके भी लिख सकता हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे हमें जैसे मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा ये जो है ना 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ जो हम लोग का एल हॉस्पिटल यूज़ करने के लिए जो फॉर्म चाहिए इंडिटरमिनेट फॉर्म वो मिल जाएगा। तुम लोग बोलोगे सर ये 0/0 फॉर्म कैसे हो रहा है, सर नीचे तो 0 दिख रहा है, x के जगह पे अगर 0 पुट करो तो डिनोमिनेटर में 0 तो दिख रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में 0 समझ में नहीं आया। देखो समझना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स प्लस 11, स्टैंडर्ड लिमिट इसका 1 होता था, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसका मतलब ये लॉग के पेट के अंदर ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये 1 हो रहा है, एंड log 1 का वैल्यू कितना होता है सर, log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो इसीलिए कुल मिला के एज ए होल न्यूमरेटर का लिमिटिंग वैल्यू 0 ही हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वी कैन यूज और मैंने बताया जब भी जिस भी स्टेप में यूज करो लिखना है वहां पे बाय यूजिंग लॉपिटल्स रूल, लॉपिटल मेथड, व्हाटएवर। तो लिमिट x टेंस टू 0। अब क्या होता है, ऊपर और नीचे डिफरेंशिएशन होता है अलग से, तो नीचे तो x का डेरिवेटिव तो 1 होगा, ये मैंने 1 लिख दिया, और ऊपर जो है log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, हो जाता है। तो बेसिकली ये होगा 1/sin x बाई एक्स। तो 1/sin x बाई एक्स लिखना या फिर डायरेक्टली x/sin x लिखना दोनों सेम ही है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x/sin x। अब इसके बाद ये sin x बाई एक्स का डेरिवेटिव होगा, एंड यहाँ पे u/v रूल एप्लीकेबल होगा, तो नीचे होगा x² x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस साइन x इंटू एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1। तो यहाँ पे ये x और एक x² का x कैंसिल आउट होगा, तो सिंप्लीफाई होके हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 x cos x माइनस साइन x बाई x साइन x। ये मेरा फॉर्म जो है वो बन रहा है। फिर से अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करूँ तो मुझे यहाँ पे फिर से 0/0 फॉर्म दिखेगा। देखो पुट करके देखो, ऊपर और नीचे दोनों 0 बनेगा। सो अगेन आई कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल, दैट इज लॉपिटल रूल। लिखना मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग लिखना ज़रूर। तो ऊपर और नीचे फिर से अलग अलग से डेरिवेटिव करना होगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स। मतलब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल होगा ना, u इंटू वी डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल होता है, u को फिक्स रख के v का डेरिवेटिव प्लस v को फिक्स रख के u का डेरिवेटिव, वही किया मैंने। नीचे भी सेम प्रोडक्ट रूल होगा, u इंटू वी, तो x को फिक्स रख के साइन एक्स का डेरिवेटिव दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा ये कॉस एक्स एंड कॉस एक्स कैंसिल आउट होगा, और x इक्वल्स टू 0 पुट करके फिर से 0/0 फॉर्म मिलेगा। तो हमें इसको कंटिन्यू करते हुए चलना है। कहाँ तक, कब तक कंटिन्यू करता है, जब तक ना हमें डिनोमिनेटर में दैट इज नीचे नॉन जीरो क्वांटिटी मिल जाए। लिमिट x टेंस टू 0, तो क्या बनेगा, ऊपर फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये बनेगा माइनस साइन एक्स। नीचे क्या बनेगा, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, अब x इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं तो कुछ हो सकता है हलचल। हलचल क्या, देखो x इक्वल टू 0 पुट करने से ये टर्म, तो ये वाला टर्म 0 हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस x इक्वल टू 0 पुट करने से साइन 0 0 हो रहा है, बहुत बढ़िया। नीचे क्या हो रहा है, देखो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, माइनस ये वाला टर्म 0 होगा, फिर एक और cos x का वैल्यू 0 होता है, तो 0/2 बन रहा है। 0/2 का वैल्यू 0 ही होता है, 0 को किसी से भी हम लोग डिवाइड करें तो 0 होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो 0 तुम्हें मिला है ये सर log a का वैल्यू मिला है, लेकिन हमें a का वैल्यू निकालना है। सो देयरफॉर log a इज इक्वल्स टू 0। बेस में कुछ नहीं है, मतलब e मान लो। अब दोनों साइड में e के पावर में रेस कर दो तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो आवर फाइनल आंसर इज 1। फाइनल आंसर इज 1। सो दिस इज हाउ
वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे पावर में x का फंक्शन मिले। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। एंड बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इन्वर्स निकालना है। एक मैट्रिक्स गिवन है तो जल्दी से इसका इन्वर्स निकाल लो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इन्वर्स निकालने से पहले एक चीज़ वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ सी जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके लिए पहले सी का डिटर्मिनेंट निकाल लो एंड देख लो वो नॉन ज़ीरो हो रहा है, और अगर वो नॉन ज़ीरो हो रहा है तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो विल स्टार्ट बाय कैलकुलेटिंग द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ सी। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। sorry, 3 minus 3 4, 2 minus 3 4, 0 minus 1 1. So expand करते हैं and let us expand with respect to the first row only. लास्ट कलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़ीरो जहाँ पे रहता है। सो इट इज़ अप टू यू, नो प्रॉब्लम। लास्ट कलम के रेस्पेक्ट, लास्ट रो के रेस्पेक्ट में करते हैं ना, आई एम एक्सपांडिंग विद रेस्पेक्ट टू द लास्ट रो। कोई भी रो कोई भी कलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखो 0 इंटू वाला तो लिखना ही नहीं है, तो डायरेक्टली -1 से स्टार्ट करता हूँ। तो -1 इंटू 3 इंटू 4 है ना, 3 इंटू 4 माइनस इंटू -1, सो ये +1 हो जाएगा बेसिकली, माइनस इंटू -1 +1 इंटू, और ये हो जाएगा 3 इंटू 4 मतलब 12 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 8। सही है, ओके। फिर उसके बाद है +1 इंटू -3 इंटू -3 -9 -6 +6 -6 +6, तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 4, और यहाँ से मुझे मिल रहा है -3, तो ये आ रहा है 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि ज़रूरी है, विच इम्प्लाइज दैट सी इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब हम लोग सी इनवर्स निकालेंगे, और क्योंकि कुछ मेथड वगैरह कुछ मेंशन नहीं है तो बिल्कुल फ्लैट हम लोग जो इनवर्स का हमें जो प्रॉपर्टी पता है दैट इज एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ फिर जल्दी से एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लो मैट्रिक्स का, एंड यहाँ पे एक ट्रांसपोज दे दो सबसे पहले, फिर प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेटिव कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और फिर छोटा छोटा 2x2 डिटर्मिनेंट्स बना लो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स बना लो कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे एक एक करके एलिमेंट्स फिल करना है, और वो कैसे होगा सभी को पता है। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब ये जो फर्स्ट, ये इस डिटर्मिनेंट को मैं फिल करूंगा, और दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कलम। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें हमें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कलम को कवर कर देना है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कलम को मैंने कवर कर दिया, जो बचा हुआ पोर्शन है, जो बचा हुआ पोर्शन है उसी को हमें लिख देना है इन दैट छोटा 2x2 डिटर्मिनेंट, दैट इज -3 4 -1 1, राइट। एक और दूसरा मैं करता हूँ, फिर बाकी मैं फिल करके वापस आऊँगा। सपोज मुझे फिल करना है ये वाला एलिमेंट, सपोज, ठीक है, ये इस बॉक्स को फिल करना है, मतलब इस 2x2 डिटर्मिनेंट को लिखना है। सर इसका पोजीशन क्या है सर, दिस इज सेकेंड रो एंड थर्ड कलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कलम। इसका जो है सेकेंड रो और इसका थर्ड कलम को कर दो कवर, जो बचा हुआ पोर्शन है उसको लिख डालो इन दैट छोटू डिटर्मिनेंट। सो क्या बन जाएगा, दैट इज 3 -3 0 -1। इस तरीके से बाकी डिटर्मिनेंट को मैं फिल करके वापस आता हूँ। तो ये मैंने पूरा जो है इसको लिख लिया है मैट्रिक को, और उसके अंदर जो डिटर्मिनेंट्स है उसको मैंने लिख लिया। अभी जो है दैट इज मैं इसका एक्सपांड करके जो वैल्यू मुझे मिला था, ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया था, इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो क्या बनेगा, सो इट विल बी 1 -2 -2
-1 3 3 0 -4 -3, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज करने से क्या होगा, फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सो 1 -2 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा। ये हो गया मेरा एडजॉइंट रेडी। अगर एडजॉइंट ये है तो सी इनवर्स भी यही है। सी इनवर्स इक्वल्स टू देखे इसी मैट्रिक्स को लिखना है, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 मिला था, है ना, मतलब दिस डिवाइडेड बाय 1 लिखना ना लिखना एक ही है, सेम ही है। सो सिर्फ इस मैट्रिक्स को यहाँ पे एक और बार कॉपी पेस्ट कर देना टू राइट द फाइनल आंसर ऑफ सी इनवर्स आंसर। ठीक है, सी इनवर्स निकालने के लिए बस बेसिकली यहाँ पे क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ से भी दिखा सकते हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 है जो हमें मिला था ऑलरेडी, तो सी इनवर्स इज नथिंग बट द एडजॉइंट इटसेल्फ। तो एडजॉइंट करके जो आंसर मिलेगा वही मेरा सी इनवर्स का आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है, कंसिस्टेंसी वगैरह चेक करना है और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए रैंक वाला अप्रोच लगाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक वगैरह ये सब का अप्रोच लगाना होगा। तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, देन आई विल डू इट ऑल्सो। ओके, तो मैं डायरेक्टली इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख के इसको स्टार्ट कर रहा हूँ ऑपरेशन। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, एंड आई होप तुम सभी को ये पता है कि कैसे लिखना है। सॉरी, शायद वॉइस थोड़ा सा कम आया होगा। सो मैं डायरेक्टली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख के इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। तो 1 2 -1, पहले मैं कोएफिशिएंट्स को लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, 3 -1 2 2 -2 3 1 -1 1। फिर एक डैश लाइन देके एक और कॉलम ऐड करूंगा जहाँ पे इक्वेशंस का जो RHS है वो RHS रहेगा। तो ये मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं ऑपरेशन दूंगा एंड इसको मैं रिड्यूस करूंगा इन द एशेलॉन फॉर्म। तो इसको मतलब ऑपरेशन देने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है, फर्स्ट रो का जो लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में देखना है। जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है दैट इज योर पिवोटिंग एलिमेंट, और इस पिवोटिंग एलिमेंट के नीचे जो एलिमेंट्स है इनको हमें सब जीरो करना है। मतलब इस 3 को भी जीरो करना है, इसको 2 को भी जीरो करना है, इस 1 को भी जीरो करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस 1। तो उसके लिए जो ऑपरेशंस चाहिए होगा, एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस चाहिए होगा, उन ऑपरेशंस को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। आ जाओ फिर करते हैं। तो इस 3 को अगर मुझे जीरो करना है विथ रिस्पेक्ट टू 1 तो ऑपरेशन क्या देना होगा, दैट इज R2 - 3R1। इस 2 को अगर मुझे जीरो करना है विथ रिस्पेक्ट टू दैट 1, ऑपरेशन क्या होगा, R3 - 2R1। और इस 1 को अगर जीरो करना है R4 - R1। तो इन ऑपरेशंस को अगर मैं परफॉर्म कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं है, फर्स्ट रो को सेम कॉपी पेस्ट कर दो और यहाँ पे एक ऐसे लाइन देके इसको सेगमेंटेड कर दो। ये ऑप्शनल है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, मैं बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो रहा है, 3 - 3 × 1 0, -1 - 3 × 2 दैट इज -7, 2 - 3 × -1 तो ये हो गया 5, 1 - 3 × 3 तो ये हो गया माइनस का 8। हो गया रेडी। अच्छा, नेक्स्ट ऑपरेशन देना है R3 से, दैट इज 2 - 2 × 1 तो 0, -2 - 2 × 2 दैट इज माइनस का 6, ये होगा 5। इस तरीके से कर सकते हो आराम से, ये होगा -4। अच्छा, फिर ये होगा 0, ये होगा -3, ये होगा 2 एंड ये होगा -4। सॉरी, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो फर्स्ट रो के लिए काम हो चुका है खत्म। अभी चलना है हमें सेकेंड रो में। एंड सेकेंड रो में अगर हम देखें
तो ये जो सेकेंड रो है, इस सेकेंड रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में देखें तो ये है -7 जो कि पिवोटिंग एलिमेंट है, इसके नीचे हमें जीरो करना है, दैट इज इस -6 को हमें जीरो करना है एंड इस -3 को हमें जीरो करना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस -7। तो उसके लिए जो ऑपरेशन चाहिए होगा वो हम देंगे। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए काम करता हूँ। सेकेंड रो को मैं डायरेक्टली करता हूँ, तुम लोग भी डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर चाहो तो सेकेंड रो को एक -1/7 से मल्टीप्लाई करके इस -7 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हो, देन कर सकते हो, या फिर अगर मेरी तरह करना चाहते हो डायरेक्टली तो वो भी कर सकते हो। इस -6 को मुझे जीरो करना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस -7, तो ऑपरेशन में क्या प्रेफर करूँगा यहाँ पे, R3 इज इक्वल्स टू R3 - 6/7 इंटू R2 एंड इस -3 को मुझे जीरो करना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस -7, तो उसके लिए ऑपरेशन चाहिए होगा R4 - 3/7 इंटू R2। ठीक है, चलो फिर इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर देते हैं, और इनको अगर मैं परफॉर्म कर दूं तो देखो क्या हो रहा है सिनेरियो। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, सो 1 2 -1 3। सेकेंड रो में भी कोई चेंजेस नहीं है, ओके। थर्ड रो में चेंजेस है, ये होगा 0, ये होगा 0, ये होगा 5। देखो 5 - 6/7 इंटू 5, तो बेसिकली 5 - 30/7, 5 - 30/7 करने से जो आएगा दैट विल बी 5/7। ठीक है, फिर इसको देखना -4 - 6/7 इंटू -8, सो बेसिकली -4 प्लस 48/7, so it will be 20/7, it will be 20/7। सिमिलरली अब ये वाला ऑपरेशन देते हैं फोर्थ रो में, सो ये भी 0, ये भी 0, एंड फिर इसके बाद ये आएगा -1/7 एंड ये आएगा -4/7। इसको एक बार करके डेफिनेटली वेरीफाई करना और बताना कमेंट में कि अगर कोई लग रहा है कि किसी स्टेप में कोई गलती है। मैंने तो देख के किया है, बाकी तुम लोग अपना ज़रूर बताना। तो सेकेंड रो के लिए भी काम हो चुका है ख़त्म, अभी हमें थर्ड रो में आना है। थर्ड रो को मैं देख रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, और जो फर्स्ट मुझे नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है वो है 5/7 जो कि हम लोग का पिवोटिंग एलिमेंट होगा, और इसके नीचे मुझे ज़ीरो करना है, दैट इज़ इस -1/7 को मुझे ज़ीरो करना है विथ रेस्पेक्ट टू दैट 5/7। तो उसके लिए जो ऑपरेशन चाहिए होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन वो हम परफॉर्म करेंगे, एंड द ऑपरेशन विल बी एक काम कर सकते हैं वैसे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों रो को, दैट इज 7 इंटू R3 7 इंटू R4, तो इससे जो है नंबर्स थोड़ा सा इजी हो जाएगा हैंडल करने के लिए। तो ये हो गया, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं है, तो इनको कर दिया मैंने कॉपी पेस्ट, इनको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। सेकेंड थर्ड रो में सभी एलिमेंट्स जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 से मल्टीप्लाई होने की वजह से वो कुछ इस तरीके से बनेगा। फोर्थ रो में सभी एलिमेंट्स 7 से मल्टीप्लाइड होगा और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस -1 को ज़ीरो करना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस 5, तो उसके लिए ऑपरेशन जो देना होगा वो हम देंगे। द ऑपरेशन शुड बी R4 डैश इक्वल्स टू R4 प्लस 1/5 R1। तो ये ऑपरेशन देने से देखो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं है, 1 2 -1 3। थर्ड रो में भी कोई चेंजेस नहीं है, हाँ फोर्थ रो में चेंजेस आएगा 0 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, विच इज रो रिड्यूस्ड एशेलॉन मैट्रिक्स, रो रिड्यूस्ड एशेलॉन मैट्रिक्स। यहाँ तक करना ही है हमें, फिर इसके बाद यहाँ से सब कुछ हमें मतलब मिलेगा आंसर वगैरह, लेकिन यहाँ तक पहले कर लेना है ताकि रैंक का पता चले और सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंसी वगैरह का पता चले। हो गया डन। अब फिर अभी यहाँ पे लिखते हैं, उसके नीचे तुम लोग लिखना, हाँ ये सब नीचे नीचे लिखना, मेरा यहाँ पे जगह था इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, सो देयरफॉर रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब ये जो पूरा बड़ा सा मैट्रिक्स है 4/4, ये जो टोटल ये जो मैट्रिक्स है सर, इसका रैंक क्या है सर, एक नॉन जीरो रो, फिर दूसरा नॉन जीरो रो, फिर तीसरा नॉन जीरो रो, क्योंकि जो लास्ट रो है वो एक जीरो रो है क्योंकि उसमें सभी एलिमेंट जीरो है। तो 3 नॉन जीरो रो मतलब द रैंक इज 3। रैंक ऑफ ए मतलब ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, मतलब कहाँ तक हमें देखना है, हमें सिर्फ देखना है थर्ड कॉलम तक देखना है, इसी मैट्रिक्स को हमें देखना है थर्ड कॉलम तक देखना है।
तो दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका भी अगर हम लोग रैंक देखें तो इसका भी रैंक 3 आएगा, क्योंकि एक नॉन जीरो रो, दूसरा नॉन जीरो रो, तीसरा नॉन जीरो रो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 5। इस 5 की वजह से ये रैंक बच गया। नेक्स्ट द लास्ट रो इज 0 ऑलरेडी, सो इसका भी रैंक है 3। अच्छा सो बट अच्छा सो लिख सकते हैं, अच्छा इसको यहाँ पे नहीं, इसको साथ ही में लिखते हैं ना, इसके साथ ही में लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं ये नहीं चाहिए दिस। लेकिन दिक्कत यह है कि इन दोनों का रैंक इक्वल होने से सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, इट इज़ कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। बट दिक्कत क्या है कि रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया, बट दिस इज लेस देन 4। नहीं लेस देन 4 क्यों, ठीक ही तो है, एक सेकेंड, लेस देन नहीं, सॉरी मैंने गलत बोला, लेस देन क्यों बोला पता नहीं, इक्वल्स टू, बट नहीं, ठीक है, ये हो गया कंसिस्टेंट, बहुत बढ़िया। इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब क्वेश्चन में वेरिएबल्स कितना है, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, सर एक्स वाई जेड, 3 अननोन्स आर देयर, 3 वेरिएबल्स आर देयर, सो देयरफॉर there exist unique solution, therefore there exist unique solution। तो अब हम उसको सॉल्व भी करेंगे, सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू भी निकालेंगे इन द नेक्स्ट पेज। ओके, सो जो हमें रिड्यूस करके जो एशेलॉन मैट्रिक्स मिला था, है ना, ये रहा, इसको मैंने एक और बार यहाँ पे लिख लिया है ताकि मैं यहाँ से इक्वेशंस को फॉर्म कर सकूँ। अब देखो यहाँ से इक्वेशंस कैसे बनाना है, सो देयरफॉर क्या करना है, दिस इंटू एक्स, दिस इंटू वाई, दिस इंटू जेड इक्वल्स टू दिस। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा है, एक्स प्लस 2y माइनस 3z, नहीं माइनस जेड इक्वल्स टू 3। सेकेंड इक्वेशन इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू -8, सो -7y प्लस 5z इक्वल्स टू -8। तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 5z इक्वल्स टू 20। लास्ट वाला जो रो है इससे कोई इक्वेशन ही नहीं बनेगा, है ना, 0 इक्वल्स टू 0 बनेगा, सो लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। अब हमें बैक कैलकुलेशन, बैक एलिमिनेशन लगाना है, क्योंकि लास्ट इक्वेशन से हमें 5z इक्वल्स टू 20 से हमें z मिल जाएगा, तो z इज इक्वल्स टू 4। अब ये z का जो वैल्यू है इसको मुझे पुट करना है इन द प्रीवियस इक्वेशन, दैट इज दिस वन, तो देयरफॉर -7y इक्वल्स टू -8 माइनस 20, so 7y equals to 28, so y is also equals to 4, आए z भी 4 y भी 4, चलो कोई बात नहीं। अब इन दोनों का वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा, सो देयरफॉर x प्लस 2y 2 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 3, सो x प्लस 4 equals to 3, so x equals to -1. Okay, so this is the solution of the system of equation, so therefore the solution is -1 comma this। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, 4 वेक्टर गिवन है एज यू कैन सी क्वेश्चन में, टोटल 1 2 3 4, टोटल 4 वेक्टर्स गिवन है, और 2 चीज़ हमें चेक करके देखना है, एक तो अल्फा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा एंड गामा हो रहा है कि नहीं, एंड बीटा इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ गामा एंड डेल्टा हो रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना है यहाँ पे। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 वेक्टर्स आर गिवन, एंड वही मतलब वेक्टर स्पेस का ही क्वेश्चन है, एंड एक दूसरे से कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा कि नहीं होगा
वो चेक करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का क्वेश्चन है। खुद से सॉल्व कर सकते हो आराम से, वीडियो को पॉज करके ट्राई भी करना चाहिए सॉल्यूशन। सो फर्स्ट हमें देखना है कि अल्फा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा एंड गामा, इसको प्रूव भी करना है। तो लिख लेते हैं पहले इस तरीके से कि लेट अल्फा इक्वल्स टू C1 बीटा प्लस C2 गामा। सही है, implies दैट, अब अच्छा कॉमा देके लिखना कि वेयर C1 एंड C2 आर स्केलर्स, मतलब रियल नंबर्स। तो विच implies दैट, अब अल्फा क्या है 435 C1 इंटू बीटा क्या है 013 प्लस C2 इंटू गामा क्या है 211। ओके, इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, C1 को अंदर वेक्टर सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करो, तो अच्छा ये तो 0 होगा, 0 C1 3C1 प्लस 2C2 C2 C2। अब इनको ऐड कर सकते हैं, ऐड कैसे होगा, फर्स्ट कंपोनेंट के साथ फर्स्ट कंपोनेंट, तो ये होगा 2C2 कॉमा, फिर क्या होगा C1 प्लस C2, फिर होगा 3C1 प्लस C2, और ये किसके साथ इक्वल है 4,3,5 के साथ, राइट। अब दोनों साइड में हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके यहाँ से हमें इक्वेशंस मिलेगा कुछ C1 C2 C3 रिलेटेड, C1 C2 रिलेटेड। तो वो इक्वेशंस क्या क्या है पहले लिख लेते हैं। सो एक तो मुझे दिख रहा है 2C2 इक्वल्स टू 4। सर कैसे दिख रहा है, फर्स्ट कंपोनेंट के साथ RHS का LHS का फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होगा, जहाँ से C2 मुझे मिल रहा है 2। बहुत बढ़िया। दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज एक है C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 3, एक है 3C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 5। C2 का वैल्यू पुट करके देखते हैं दोनों में। तो यहाँ पे C2 का वैल्यू अगर पुट कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ से C1 मुझे मिल रहा है 3 माइनस 2 दैट इज 1, और यहाँ से मुझे मिल रहा है 3C1 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 दैट इज 3, तो यहाँ से भी C1 इक्वल्स टू 1। देखो अब समझना कि ये क्यों हम लोग इसका आंसर येस कर सकते हैं, मतलब इस रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें C1 का वैल्यू दोनों इक्वेशन से ही और सेम C2 दोनों इक्वेशन से ही हमें सेम C1 मिला है, ठीक है। ये लॉजिक को समझना, अगर मैं यहाँ पे सेम C2 के लिए मुझे दो अलग C1 का वैल्यू मिलता, तो मैं यहाँ पे कंक्लूड करता कि अल्फा इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा एंड गामा, जो कि नेक्स्ट केस में मुझे ऐसा मिल सकता है, देखेंगे नेक्स्ट वाला भी हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे C1 एंड C2 दोनों का बिल्कुल यूनिक वैल्यू मिला है, एंड C1 का वैल्यू सेम मिला है दोनों इक्वेशन से C2 का वैल्यू पुट करने के बाद। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगा कि देयरफॉर, और इट प्रूव्स दैट अल्फा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा एंड गामा। अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम लोग इसका नेगेटिव कंक्लूड करते। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर इट प्रूव्स दैट अल्फा इज अ कॉम्बो पुलिस वाला गुंडा ऑफ बीटा एंड गामा, दैट्स इट। अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं, है ना, ये फर्स्ट पार्ट का हो गया, सेकेंड पार्ट में चलते हैं। डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, वही सेम तरीके से पहले लिख लेना है बीटा को गामा एंड डेल्टा से। सो बीटा कहाँ गया, और दैट इज 013, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू C1 इंटू क्या क्या है गामा क्या 211 और C2 इंटू 422, ठीक है। अच्छा फिर से वही सेम तरीके से हम इसको इक्वेशन में फॉर्म करेंगे, तो देखो क्या मिल जाएगा, दैट इज 013 इज इक्वल्स टू 2C1 प्लस 4C2 कॉमा C1 प्लस 2C2 कॉमा C1 प्लस 2C2। सही है। अच्छा अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो दो वेक्टर है यहाँ पे, ये असल में एक दूसरे का मल्टीपल ही है ना। आई होप यू हैव नोटिस दिस, 211 एंड 422 ये दोनों तो एक दूसरे का मल्टीपल ही है ना। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, तो ये तो आपस में ही डिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली चांस बनेगा कि ये दूसरा एक वेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। सो लेट अस
वेरीफाई दैट इन एनी वे। तो यहाँ से जो इक्वेशंस फॉर्म हो रहा है दैट इज 2c1 प्लस 4c2 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, c1 प्लस 2c2 इक्वल्स टू 1 एंड c1 प्लस 2c2 इक्वल्स टू 3। बेटा यहीं पे हो गया खेल खत्म, पैसा हजम, इसलिए क्योंकि सेम लेफ्ट हैंड साइड है c1 प्लस 2c2 एंड राइट हैंड साइड दोनों में डिफरेंट है। हाउ इज इट पॉसिबल, और ये तभी पॉसिबल है जब ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो तो। सो इट इज इनकंसिस्टेंट, मतलब हम लोग c1 इनकंसिस्टेंट, c1 एंड c2 का यूनिक वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। वी कैन नॉट कैलकुलेट यूनिक वैल्यूज ऑफ c1 एंड c2। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मतलब यहाँ से वैसे हमें मिल सकता है कि c1 इक्वल्स टू माइनस 2c2, लेकिन ये तो डिपेंडेंट सोल्यूशन है, c1 एंड c2 का यूनिक वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है। सो वी कैन नॉट फाइंड, एक सेकेंड पेन का क्या हो गया, वी कैन नॉट फाइंड यूनिक वैल्यूज ऑफ c1 and c2, hence beta is not a linear combination of gamma and delta। ठीक, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। देखो हम लोगों ने इस वेक्टर स्पेस से हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस इसके पहले भी सॉल्व किया है, वीडियो में भी है, प्रैक्टिस सेट में भी है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चंस है ना, इस पर्टिकुलरली इस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला। इसीलिए मैं बता रहा था इतना ईजी क्वेश्चन है लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट छुपा हुआ है, तो जो कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कितना अच्छा, वैसे मैं ये वाला अच्छा ये दोनों ही मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कर लेते हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो पहले। ओके अब ये जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत सही क्वेश्चन है, और इसी के बारे में बता रहा था कि 4 वेक्टर गिवन है और वेक्टर स्पेस है r3। ये मैंने बहुत बार बताया है, जो बेसिस डायमेंशन वाला वीडियो है ना उसमें, और क्लास में भी जो मेरा बच्चा पार्टी है उनको भी मैंने बताया है, मतलब कॉलेज में। तो कि अगर r3 का एक बेसिस मुझे चाहिए होगा तो मुझे उस सेट में एग्जैक्टली 3 वेक्टर चाहिए, 3 से कम नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं। 3 से कम होगा तो क्या होगा, अगर इसमें देखो 4 वेक्टर है टोटल, 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0। मान लो इसमें अगर 2 वेक्टर होता तो वो क्या होता, वो r3 को स्पैन नहीं कर पाता है ना, मतलब स्पैन मतलब r3 का कोई भी वेक्टर को जनरेट नहीं कर पाता वो दोनों वेक्टर मिलके। और अगर 3 से ज्यादा वेक्टर जो कि इसमें है, जो कि हमें प्रूव भी करना है, इसमें क्या दिक्कत होगा कि 4 वेक्टर स्पैन तो कर देगा लेकिन लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इसमें वो जो वेक्टर दिख रहा है ना 1 1 1, ये 1 1 1 को हम लोग जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द अदर 3 वेक्टर्स। तो इसका मतलब ये सेट तो लिनियरली डिपेंडेंट सेट हो गया, लेकिन सर बेसिस होने के लिए 2 कंडीशन हमें चाहिए। एक तो वेक्टर जो मतलब जो सेट है उसको लिनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, दूसरा स्पैन भी करना पड़ेगा। तो इस सेट का जो प्रॉब्लम है सर ये स्पैन तो कर लेगा लेकिन ये सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से बेसिस नहीं फॉर्म कर पाएगा, और वही हमें प्रूव करना है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ईजी है लेकिन कंसेप्ट, इसका पीछे का ये जो कंसेप्ट है, जो थियोरी पार्ट है, ये कितना बच्चों को पता है वो जज करने के लिए क्वेश्चन दिया है। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है। तो देखो क्या करना है कि पहले स्पैनिंग वाला देख लेते हैं है ना। तो इसको ऐसे लिखना कि सॉरी कोई भी एक वेक्टर उठा लेते हैं कि लेट xyz बिलोंग्स टू r3, और इस xyz को मैं लिख लेता हूं एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द सेट S। तो c1 इंटू 1 0 0, c2 इंटू 1 1 0, c3 इंटू 1 1 1 प्लस c4 इंटू 0 1 0, वेर ci बिलोंग्स टू r। मतलब ये जो c1 c2 c3 c4 वगैरह है ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर्स है। अब यहाँ पे इसको
इक्वेशन हमें फॉर्म करने का कोशिश करना है यहाँ पे, वही सेम टेक्निक से जिस तरीके से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। तो देखो क्या बनेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा। दूसरा होगा मेरा C2 प्लस C3 प्लस C4, तीसरा क्या होगा C3 ओनली, और इधर मुझे मिलेगा X Y Z। अच्छा फिर मैं लिख लेता हूँ। सो देयरफॉर जो सेट ऑफ इक्वेशंस हमें मिल रहा है यहाँ पे, दैट लुक्स लाइक दिस कि C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल्स टू X। अच्छा C4 का स्पेस मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस इक्वेशन में C4 नहीं है, लेकिन है तो C2 प्लस C3 प्लस C4 इक्वल्स टू Y एंड C3 इज इक्वल्स टू Z। अब हम लोगों को करना क्या है, देखो हमें करना है कि C1 C2 C3 C4 का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ XYZ। मतलब ये जो रिलेशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, यहाँ पे मैं C1 C2 C3 एंड C4 का वैल्यू पुट कर सकूं ताकि मुझे XYZ मिल सके। ये काम मुझे करना है, दैट इज C1 C2 C3 C4 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ XYZ मुझे निकालना है, ये मेरा काम है। अब तुम लोग इन तीन इक्वेशन को जैसे तैसे सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, ये कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है। तो मैं काम करता हूँ मैं इसको रैंक निकाल के, मतलब वो जो टेक्निक मुझे आता है मैं उससे कर रहा हूँ, तुम लोग अपने तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बता दूँ, C1 C2 C3 C4 का वैल्यू डिफरेंट आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है इसमें। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, तीनों मतलब चारों में से किसी एक का वैल्यू मुझे जीरो करना ही पड़ेगा। और ये क्वाइट ऑब्वियस है, ये जब मैंने एक्सप्लेन किया था बेसिस एंड डायमेंशन, जब मैंने जनरेटिंग सेट एक्सप्लेन किया था बेसिस डायमेंशन के बिल्कुल शुरू में, तब मैंने ये बताया था जो मेरा एक्स्ट्रा वेक्टर है, क्योंकि अभी मैंने बताया R³ का अगर बेसिस है तो मुझे उसमें एग्जैक्टली 3 वेक्टर चाहिए। जो एक्स्ट्रा वेक्टर है उसके सामने मुझे जीरो लगाना ही पड़ेगा। इन चारों वेक्टर में से एक वेक्टर एक्स्ट्रा है, और सपोज मैं वो 1 1 1 को एक्स्ट्रा वेक्टर में मान रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो कोई दूसरा 0 1 0 को अपना एक्स्ट्रा वेक्टर मान सकते हो। जिसको भी एक्स्ट्रा वेक्टर मानोगे उसका कोएफिशिएंट 0 लगाना होगा, क्योंकि मैं 1 1 1 को मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वेक्टर मान के चल रहा हूँ, तो मैं इसलिए C3 को 0 ले लूंगा एंड बाकी C1 C2 C4 का वैल्यू मैं निकालूंगा। ये होगा ही। अब फिर से बता रहा हूँ, ये कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है कि इन चारों में से कौन से वेक्टर को तुम्हें एक्स्ट्रा मानना है। अब कोई बच्चा अगर 1 0 0 को एक्स्ट्रा मान के चलना चाहता है तो वो अपना C1 को 0 ले ले एंड अकॉर्डिंगली C2 C3 C4 का वैल्यू निकाल ले, चलेगा, एब्सोल्युटली चलेगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो फिर मैं इसको अपना जो भी आ रहा है मैं उसके तरीके से सॉल्व करता हूँ इसको। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ऑपरेशन देना चाहूँगा ताकि इसको मैं एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ। तो फर्स्ट ये जो 1 है इसके नीचे दोनों ही 0 है, तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। सेकंड 1 है, सेकंड रो में 0 है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है देखो। वैसे इसके लिए ये करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर ये लॉजिक क्लियर है, मैं सोच रहा था ऐसे करूं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसको ये रैंक से करें, है ना। मैं काम करता हूं, मैं C2 को 0 मान के मैं चल रहा हूं। C2 को मैं देखो, तो क्योंकि C3 का वैल्यू मुझे डायरेक्टली मिल रहा है, C3 इज इक्वल्स टू Z, है ना। C3 का वैल्यू Z मुझे डायरेक्टली मिल रहा है एंड मैं ले रहा हूँ, मैं जानबूझ के मैं ले रहा हूँ C2 इक्वल्स टू 0, मैं C2 इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं C1 एंड C4 का वैल्यू निकाल सकूँ। तो अगर C2 0 है तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है, C1 प्लस Z इज इक्वल्स टू X। तो मुझे C1 क्या मिल जाएगा, X माइनस Z, ये मेरा X माइनस Z हो गया। और ये जो दूसरा ये जो इक्वेशन है, इससे मुझे क्या मिल रहा है, दैट इज C2 इज इक्वल्स टू, सॉरी, अच्छा C2 को तो 0 ले लिया मैंने, दैट इज C3 इज इक्वल्स टू, C3 तो Z है, सॉरी C4 आएगा, क्या लिख रहा हूं मैं, C4 इज इक्वल्स टू, या फिर C4 प्लस Z इज इक्वल्स टू Y, सो C4 आ जाएगा Y माइनस Z। तो मेरा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा फिर, देयरफॉर पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं देखूंगा कि सही में XYZ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मेरा C1 क्या बेटा है, C1 है X माइनस Z इंटू C1 के साथ क्या है 1 0 0 प्लस C2 को मैंने जानबूझ के 0 रखा है, क्योंकि मैंने बताया 4 वेक्टर है, R3 का जो सेट बेसिस है उसमें
तो डेफिनेटली बेसिस हालांकि ये नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन स्पैनिंग सेट है, तो स्पैनिंग सेट के R3 का कोई भी स्पैनिंग सेट हो, उसमें अगर 3 से ज़्यादा वेक्टर हो तो वो चौथा वेक्टर, फोर्थ जो वेक्टर होगा वो एक्स्ट्रा ही होगा, और एक्स्ट्रा वेक्टर होगा तो उसका कोएफिशिएंट हमें 0 डालना है। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा वेक्टर जो 1 1 0 है उसको मान के चल रहा हूँ। तुम लोग अपने तरीके से चारों में से किसी भी को, मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी भी एक को एक्स्ट्रा मान के चल सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। अच्छा, नेक्स्ट हो गया फिर प्लस C3 छोड़ के, क्योंकि C3 का डायरेक्ट वैल्यू मुझे Z मिल रहा है, Z इंटू 1 1 1 एंड C4 क्या मिला, Y माइनस Z इंटू C4 क्या था 0 1 0। इसको सिंप्लीफाई करके देखो, है ना, इसको अच्छा कर लेते हैं, वैसे सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। x माइनस जेड, फर्स्ट कंपोनेंट क्या बनेगा, x माइनस जेड, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे प्लस जेड आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ये बन गया। दूसरा कंपोनेंट देखते हैं, यहाँ पे 0 आएगा, 0 आएगा, z आएगा, y माइनस जेड आएगा। तीसरा कंपोनेंट देखते हैं, 0 आएगा, 0 z 0। तो देखो ये एब्सोल्युटली XYZ बन रहा है, XYZ बन रहा है। तो बिल्कुल हम लोग का जो ये हम लोगों ने वैल्यू लिखा है C1 C2 C3 C4 का, ये 100% जस्टिफाइड है, और विच गिव्स अस कि जो फर्स्ट हमें जो प्रूव करना है कि ये स्पैनिंग सेट है, ये स्पैन करता है, ये मैं कब कंफर्म कर सकता हूँ। मुझे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में मुझे प्रूव करने को बोला गया था कि ये जो सेट है, एस सेट जो है, ये स्पैन करे किसको, R³ को, जो कि कर रहा है। ये मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे C1 C2 C3 C4 का वैल्यू मिल रहा है तो मिल रहा है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं विच इंप्लाइज दैट कि देयरफॉर एस स्पैन्स R³। ये हो गया डन। अब मुझे दूसरा दिखाना है कि ये बेसिस नहीं होगा। बेसिस नहीं होगा दिखाने के लिए जो मुझे दिखाना है, दैट इज ये एस सेट का जो वेक्टर्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो वो करने के लिए विल स्टार्ट विद दिस कि लेट अस कंसीडर मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है। लेट अस कंसीडर डायरेक्टली भी दिखा सकते हो वैसे, अदरवाइज ऐसे करना सही रहेगा जनरल फॉर्मेट में। सो लेट अस कंसीडर, एक रिलेशन ले लेते हैं, दैट इज वही फिर से C1 इंटू, अगर C1 C2 C3 C4 से बोर हो चुके हैं तो ABCD ले लेते हैं। उसमें क्या है, A इंटू 1 0 0 प्लस B इंटू 1 1 0 प्लस C इंटू 1 1 1 प्लस D इंटू 0 1 0 इज इक्वल्स टू थीटा होता है ना, जो रिलेशन होता है जो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए जो RHS होता है उसमें थीटा होता है। थीटा क्या होता है, द नल वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस। अब R³ का नल वेक्टर क्या होगा बेटा, 3 0 0 0 0। तो यहाँ से फिर से अगर हम लोग 3 इक्वेशन बनाएं जो कि बिल्कुल इसी फॉर्मेट में होगा, डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे XYZ की जगह पे ये तीनों 0 होगा, एंड C1 C2 C3 C4 की जगह पे ABCD होगा। तो मुझे क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 0, B plus C plus D is equals to 0 and C is equals to 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, और हम इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट तब बोल पाएंगे अगर ABCD चारों का वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो। अगर इन चारों में से किसी एक का वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं हो रहा है तो हम इसको लीनियरली डिपेंडेंट बोलना ही पड़ेगा इसको। तो फिर यहाँ से C तो मुझे डायरेक्टली 0 मिल रहा है, एंड C इक्वल्स टू 0 में अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा A इक्वल्स टू माइनस बी, एंड सेकेंड इक्वेशन से मुझे मिल जाएगा D इक्वल्स टू माइनस बी। तो ABCD का जो वैल्यू मुझे मिल रहा है ना, मतलब ये जो मुझे निकालना है, तो ये तीनों मतलब चारों के चारों एग्जैक्टली 0 नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर A नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर ABCD आर नॉट ऑल 0 टुगेदर। चारों एक साथ 0 नहीं हो रहा है, चारों एक साथ 0 नहीं हो रहा है। ओके, सो देयरफॉर सॉरी, यहाँ पे जगह नहीं, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ कि देयरफॉर AC इज लीनियरली डिपेंडेंट, LD लिख रहा हूँ, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट, विच इंप्लाइज दैट AC is not a basis. AC is not a basis of R³। AC is not a basis of R³। That's it। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, लेकिन इसको इसी तरीके से हमें एक्सप्लेन करते हुए चलना है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो हमें एक ग्राम-श्मिट वाला क्वेश्चन हमें देखने को मिला था YMCA में, और ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली सॉल्व कर दिया है बहुत बार। वीडियो मतलब इस ये जो ग्राम-श्मिट वाला जो वीडियो बना है उसमें भी मिलेगा, एंड जो प्रैक्टिस सेट्स है उसमें भी मिलेगा। तो ये खुद से भी आराम से कर सकते हो, बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, आराम से इसको कर सकते हो। PYQ में भी मिलेगा, जो PYQ कोर्सेस है इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी एग्ज़ाम के पहले अगर वो मतलब देख लोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इतना बेहतरीन ये एग्ज़ाम होने वाला है तुम लोगों का, मतलब क्या ही बोलूँ। तो डेफिनेटली अवेल कर सकते हो, ऑफर कोड चल रहा है फिलहाल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, BSM 101 102 दोनों के लिए है, तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो ये क्वेश्चन है इसमें। तो बेसिकली ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का गिवन है, तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है फाई फ्रॉम r³ टू r², बहुत बढ़िया। लेकिन इसका डेफिनेशन हमें निकालना है पहले, डेफिनेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उसके जगह पे क्या गिवन है, कुछ मैपिंग गिवन है कि फाई ऑफ 1 0 0 ये मैप हो रहा है कहाँ पे, 1 1 पे। फाई ऑफ 0 1 0 ये मैप हो रहा है 2 3 पे। फाई ऑफ 0 0 1 ये मैप हो रहा है -1 2 पे। डन। ओके, नेक्स्ट अच्छा, तो अब इसको हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि लेट XYZ बिलोंग्स टू R³। डोमेन से मैंने एक रैंडम वेक्टर उठा लिया। लेट XYZ इज इक्वल्स टू C1 1 0 0 प्लस C2 0 1 0 प्लस C3 0 0 1। स्टैंडर्ड बेसिस है तो कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो मुझे क्या मिल रहा है, XYZ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बनेगा देखो, C1 C2 C3। तो सॉल्व करने से क्या मिल रहा है, C1 इक्वल्स टू X, C2 इक्वल्स टू Y, C3 इक्वल्स टू Z। फिर से बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड बेसिस था क्वेश्चन में, इसलिए कैलकुलेशन ईजी हो गया। अगर ये तीनों स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, और उस टाइप का ढेर सारा क्वेश्चंस मैंने बहुत जगह पे करवाया है। अब तो इतना हो गया कि मुझे याद ही नहीं कहाँ कहाँ पे, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन में मिलेगा, प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, बहुत जगह पे मिलेगा। चलो, अब फिर उसके बाद क्या है, अच्छा, तो फिर से मैं इस रिलेशन से स्टार्ट करता हूँ। सो देयरफॉर XYZ इज इक्वल्स टू X इंटू 1 0 0 प्लस Y इंटू 0 1 0 प्लस Z इंटू 0 0 1। दोनों साइड में फाई अप्लाई करते हैं, है ना। दोनों साइड में मैं ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अप्लाई कर दिया, और ट्रांसफॉर्मेशन का ये प्रॉपर्टी है, जो वो वेरिएबल है उसको बाहर कर देता है और वो चला जाता है अंदर, वेक्टर के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है बाय यूजिंग द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। बहुत बार डिस्कस किया इन द डेडिकेटेड वीडियो, डेफिनेटली चेक इट आउट। 0 0 1 सॉरी। अब इस फाई 1 0 0 का मैपिंग क्वेश्चन में गिवन है। सो X इंटू 1 1 प्लस Y इंटू 2 3 प्लस Z इंटू -1 2। सॉरी, तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या बन रहा है देखो, X प्लस 2Y माइनस Z, सॉरी तबीयत खराब है बहुत, X प्लस 3Y प्लस 2Z। सर ये आपका फाई का डेफिनेशन मिल गया। अब इससे आप लोग अब जो चाहे वो निकाल सकते हैं। बोला है कि फाइंड आउट दिस फाई ऑफ 1 2 0, तो कर लो। देयरफॉर फाई ऑफ 1 2 0 इज इक्वल्स टू, क्या करना है, x के जगह पे 1 रखना है, एंड y के जगह पे 2 रखना है, z के जगह पे 0 रखना है। सो विल गेट दिस, सो दैट इज इक्वल्स टू 5 I 7 आंसर। ओके, ठीक है। और ये जो मैंने बताया ग्राम-श्मिट वाला क्वेश्चन है, एक काम करना, यहाँ पे सिर्फ ऑर्थोगोनल बेसिस निकालने के लिए बोला है ना, बिल्कुल इजी है, हलवा क्वेश्चन है, और शायद यही क्वेश्चन मैंने करवाया था, शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इससे एक्स्ट्रा एक चीज़ और कर लेना कि ऑर्थोगोनल से ऑर्थो नॉर्मल भी निकाल लेना। पता ही तो है ना इसको, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ले लेना, अल्फा 1 होगा बीटा 1 के बराबर, फिर अल्फा 2 निकालना है, वही स्केलर मल्टीपल
उसका फॉर्मूला लगा के फिर अल्फा 3 निकालना है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बन जाएगा ऑर्थोगोनल बेसिस। अब वहाँ से गामा 1 गामा 2 गामा 3 निकालना है ऑर्थोगोनल से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, कर लोगे आराम से, ठीक है। और फिर से बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन मैंने बहुत बार किया है, एग्जैक्टली याद नहीं, आइदर इन द डेडिकेटेड वीडियो, PYQ में तो है ही डेफिनेटली है, ये मुझे पता है, और यूट्यूब में लाइव जो प्रैक्टिस सेशंस है उसमें भी मिलने का चांसेस है, देख लेना। तो इस प्रैक्टिस सेट को मैं यहीं तक ही रख रहा हूँ, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और फॉलो कर लेना व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, जो भी अपडेट होता है मैं वहीं पे देता हूँ। एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड कमेंट करना ज़रूर कि इससे अगर कुछ हेल्प हो रहा है तो, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही एवरीवन, मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक यू, सॉरी।